बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय सफारत खाने में छोटा राजन को एक साउंड प्रूफ कमरे में बिठा दिया गया था, जहां से वो बाहर किसी को नहीं देख सकता था, लेकिन इसे बाहर से देखा और सुना जा सकता था। शीशे के उस पार खामोशी से बैठा इंडियन खुफिया एजेंसी रा का ऑफिसर कमरे में बैठे राजन के चेहरे के तासुरात का बगौर जायजा ले रहा था। रॉ ऑफिसर अपने पूरे तजर्बे को बुरुए कार लाते हुए शीशे के पार बैठे राजन के चेहरे की मदद से इसके जहन में उतरने की कोशिश कर रहा था। राजन का जायजा लेना इस ऑफिसर के लिए इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि दाल में कुछ काला भी हो सकता था। डी कंपनी को छोड़ना इतना आसान नहीं था। एक तरफ डी कंपनी से मिलने वाली बेतहाशा अय्याशी की कुर्बानी और दूसरी जानिब कंपनी से गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत। मशहूर था कि दाऊद इब्राहिम अपने गद्दार को दुनिया में कहीं भी नहीं छोड़ता था। फिर ये तो मामला भी था छोटा राजन का, जो दाऊद इब्राहिम के बाद डी कंपनी का करता धरता था। यूं राजन का अचानक कार में भारतीय सफारत खाने आना और खुद को सरेंडर करना सबको हैरत में डाल गया। राजन का इंटेलिजेंस वालों के हाथ आना जितनी बड़ी कामयाबी हो सकती थी, बसूरत दीगर इतनी ही बड़ी नाकामी भी हो सकती थी। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑपरेशनों में आधी कामयाबी सही बंदे तक पहुंचने और इसे सही तरीके से समझने में छुपी होती है। और कहा जाता है किसी गैंग को चलाने वाले शख्स को पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। रा के अफसर ने जब बगौर राजन का चेहरा पढ़ लिया तो इससे कई सवालात पूछने शुरू कर दिए। इंटेलिजेंस वाले सीधे साधे सवालात नहीं किया करते। बाज़ औक़ात तो इनके सवालात इनके जवाबात देते देते कोई शख्स खुद भी इनसे धोखा खाने लगता है। बहरहाल जब रा के अफसर ने राजन से सवालात पूछ लिए और इस तरह इसे यकीन हो गया कि अब इसे राजन से मज़ीद कुछ नहीं पूछना, तो इसने राजन से कहा कि एक कमरे में इसका इंतज़ार करे। इसी असना में ऑफिसर दिल्ली में मौजूद अपने बॉस को फ़ोन करने के लिए चला गया। छोटा राजन को भारतीय सफारत खाने में अब कई घंटे हो चुके थे। सफारत खाने में दाखिल होते वक्त राजन को सिक्योरिटी के मराहल के सिलसिले में कुछ परेशानी उठाना पड़ी थी, लेकिन इसके बाद से बाकी वक्त और रात आराम से गुजरी। राजन ने ड्यूटी अफसर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम लेकर कहा कि वो इससे मिलना चाहता है। पूरी दुनिया में हर मुल्क के सफारत खाने में कोई ना कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क ज़रूर होता है। इस नेटवर्क में मौजूद अफसरान को इनके तजर्बे, माजी के रिकॉर्ड और काबिलियत के एतबार से मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया जाता है। इन अफसरान को अपने मुल्क में मुतलका इंटेलिजेंस बॉस को रिपोर्ट करना होती है। जब सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुतलका रॉ ऑफिसर को बताया कि छोटा राजन इससे मिलने के लिए बहुत बेताब है और सफारत खाने के अहाते में मौजूद है, तो वो इंटेलिजेंस ऑफिसर आनन फानन राजन से मिलने के लिए सफारत खाने की जानिब रवाना हो गया। राजन की मुलाकात इस ऑफिसर से पहली मर्तबा किसी बहुत ही बाअसर शेख की जानिब से दी गई पार्टी के दौरान हुई थी। राजन ने इस अफसर से मुलाकात की और सारी कहानी अलिफ से ये तक इस अफसर को सुनाना शुरू कर दी। राजन ने इधर उधर की बातें करने के बजाय इस अफसर से साफ साफ बात की कि डी कंपनी से फरार होने के लिए वो दुबई से निकलना चाहता है और इस सिलसिले में इसे इस अफसर की मदद दरकार है। राजन ने वादा किया कि अगर वो इसकी मदद करेगा तो वो इंटेलिजेंस वालों को दुबई, भारत और पूरी दुनिया में मौजूद दाऊद इब्राहिम की कानूनी और गैर कानूनी जायदाद और इसके ऑपरेशन से मुतल्लक मुकम्मल मालूमात फराहम कर देगा। रा का अफसर 1 घंटे तक राजन से पूछगछ करता रहा। वो राजन के खरे होने का यकीन करना चाहता था। फिर इसने राजन से कहा कि इसे इसके मकसद के लिए दिल्ली में मौजूद अपने बॉस से मंजूरी लेना होगी। बिला आखिर ये बात भारत पहुंचाई गई और वजारत दाखिला में आला सतह पर एक हलचल सी मच गई। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स रात गए तक इस मसले पर बहस करते रहे। फ़ोन पर इन अफसरान की बहस को अब 3 घंटे गुजर चुके थे। रात बीत चुकी थी और अलल सुबह का वक्त हो चुका था। राजन का यूं बजाते खुद इंटेलिजेंस वालों के पास आ जाना एक गैर मामूली वाक़या था।
भारतीय इंटेलिजेंस की दाऊद इब्राहिम पर हाथ डालने की तमाम कोशिशें रायगा गई थीं और पहली मर्तबा एक ठोस बुनियाद इनके हाथ आई थी। बिला आखिर भारतीय हुकूमत ने फैसला कर लिया कि राजन को भारत आने में हर किस्म की मदद फराहम की जाएगी। इस मसले पर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी गई और राजन को दुबई से निकालने की तमाम कागजी कार्रवाई आनन फानन मुकम्मल कर ली गई। इस फैसले के बारे में जब राजन को इल्म हुआ तो इसे इत्मीनान हुआ। राजन ने इंटेलिजेंस वालों से कहा कि जाने से पहले वो घर जाना चाहता है ताकि ज़रूरी चीज़ें वहाँ से ले ले। इजाज़त मिलते ही वो अपनी दोबारा कार में बैठा और घर पहुँचा। घर पहुँचते ही इसने तमाम ज़रूरी कागजात, अकाउंट्स की तफसीलात, दुबई और दुबई से बाहर मौजूद तमाम राब्ता नंबरों की तफसीलात अपने पास रख लीं। ये तमाम मवाद हासिल करने में इसे चंद घंटे सरफ हो गए और इसके बाद राजन का जहाज़ प्रवास करता हुआ दुबई की सरहदों को पार कर गया। राजन का पहला स्टॉप खटमंडू था, जहां इसे दीगर भारतीय अफसरान और अहलकार से मुलाकात करना पड़ी। वहां इसकी शनाख्त बदल दी गई और इसे बताया गया कि इसे मलेशिया के शहर कोलालमपुर के लिए रवाना किया जा रहा है। राजन एक अच्छा खासा सेहतमंद इंसान था, इसीलिए वो किसी भी आबो हवा में खुद को ढाल लेता था। इसके अलावा भारतीय एजेंसियों ने कोलालमपुर में छोटा राजन को सेट करने के तमाम इंतजामात भी कर रखे थे। अब छोटा राजन की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, दाऊद इब्राहिम और इसकी सल्तनत की तबाही। वाइट हाउस में तमाम लड़कों को बुलाकर उन्हें डांट पिलाने के बाद दाऊद इब्राहिम मुतमईन हो गया था कि इनके लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन ये दाऊद इब्राहिम की गलत फहमी थी। इसके दरमियान छोटा शकील और छोटा राजन के माबैन पड़ने वाली दरारें बहुत वसी हो चुकी थीं, जिसका नतीजा बिला आखिर छोटा राजन के फरार के नतीजे में सामने आया। दुबई से इस तरह अचानक राजन का चले जाना दाऊद इब्राहिम के नोटिस में ना आया, बल्कि काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद इसे ये खबर मिली। जैसे ही दाऊद इब्राहिम तक ये खबर पहुंची, डी कंपनी में एक भूचाल सा आ गया। बात ये ना थी कि अब खून खराबे की एक नई लहर आएगी, इसके तो वो सब आदी थे ही। असल बात ये थी कि दुबई के अंदर और दुबई से बाहर हर जगह डी कंपनी के राज राजन के पास थे। वो बिना किसी लड़ाई के भी कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता था। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के बहुत करीब था। इसे इस बात का इल्म था कि दुनिया में कहां कहां डी कंपनी के ठिकाने मौजूद हैं, कहां कहां डी कंपनी ऑपरेशन कर रही है, किस मुकाम पर इसके इंतहाई अहम करिंदे और कौन हैं, नई दिल्ली और महाराष्ट्र में किन सियासतदानों के साथ इसके करीबी रवाबित हैं, भारत में कहां कहां इसके अकाउंट्स और दीगर मालियाती रवाबित कायम हैं, और सबसे अहम बात थी कि माफिया के दीगर गैंगस्टर्स, इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस के महकमे में कौन कौन से लोग इसके वफादार हैं। छोटा राजन एक ऐसा शख्स था जो दाऊद इब्राहिम के पूरे गैंग को मंजरे आम पर ला सकता था। वो दाऊद इब्राहिम के असला डिपो में चंगारी साबित हो सकता था। छोटा राजन की परेशानी को ना भांपना, इसे नज़रअंदाज करना और इसके अंदर पकने वाले लावे को ठंडा ना करना दाऊद इब्राहिम को बहुत महंगा पड़ा। दाऊद इब्राहिम को अंदाज़ा ना था कि राजन जैसा कारकुन कभी इसे छोड़ने की हिम्मत करेगा और ना सिर्फ इसे छोड़कर चला जाएगा बल्कि इसके मद्दे मुकाबिल आ खड़ा होगा। दाऊद इब्राहिम ने राजन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। इसने राजन को अपना राइट हैंड बना रखा था और अपना तमाम कारोबार और कारोबारी राज इसी के हवाले कर रखे थे। शायद यही इसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। दाऊद इब्राहिम ने कई मर्तबा अपने गैंग के अहम कारकुनों की नाराज़गी मोल लेकर भी राजन का साथ दिया था और गैंग में बगावत तक का खतरा मोल ले लिया था। बिला आखिर राजन इंटेलिजेंस वालों की झोली में जा गिरा था। अब एक नई जंग का आगाज होने वाला था। अजीब बात यह थी कि इस जंग के तमाम फरीक यानी दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इंटेलिजेंस एजेंसियां और वजारत दाखिला के ब्यूरोक्रेट्स अपने अपने अज़ाइम रखते थे जो कि एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ थे। अलबत्ता एक हकीकत ऐसी थी जिस पर ये सब लोग मुत्तफिक थे, यानी इंसान का सबसे करीबी दोस्त ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी
खतरात से भरी पड़ी थी। इसने एक से बढ़कर एक दुश्मन का सामना किया था और उन्हें नीचा भी दिखाया था, लेकिन इसका कोई दुश्मन इस कदर मोहलिक साबित ना हुआ था जितना कि छोटा राजन। लेकिन इस रात दुबई के साहलों पर पार्टी में मसरूफ दाऊद इब्राहिम इस हकीकत से नाआशना था। पार्टी में महज दाऊद इब्राहिम को अंदाज़ा भी ना था कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। इसे पता ही न चला कि इसे कौन छोड़कर चला गया है। चंद दिनों बाद ही राजन के फरार के असरात सामने आना शुरू हो गए। भारतीय हुकूमत ने दुबई की हुकूमत से पुरजोर अपील की कि इनके सबसे ज़्यादा मतलूब शख्स को इनके हवाले किया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि भारतीय हुकूमत चाहती थी कि दुबई की हुकूमत गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का मुआहदा करे। ये खबर सुनते ही तमाम मफरूरों, गैंगस्टरों और ऐसे अफराद में भी बेचैनी फैल गई जो गैर कानूनी तरीके से रोज़गार के हसूल की खातर दुबई आए थे। जारी है।